Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement of the food production. So without wasting any time, let's proceed with our today's video. तो कल के सेशन में हमने बात करी थी इनब्रीडिंग के बारे में। क्या होता है इनब्रीडिंग? तो इनब्रीडिंग के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज़ के विद इन 4 to 6 जनरेशन को ब्रीड करवाया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस करते हैं। वहीं इसके अलावा प्योर लाइंस को भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्योर लाइन का मतलब है कि हम जो होमोजाइगोसिटी है उसको इंक्रीज़ करवा रहे हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक्सप्रेस करेंगे, तो ईज़िली हम उनको सिलेक्ट करके एलिमिनेट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इनब्रीडिंग से जो यील्ड है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है किसी भी प्रोडक्शन की। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम कंटिन्यूएशन में जनरेशन बाय जनरेशन अगर इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्या नुकसान होता है इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन का? वो ये था कि इससे जो फर्टिलिटी है वो रिमूव हो सकती है उन इंडिविजुअल से, यानी कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी हम बार बार इनब्रीडिंग करवा रहे हैं वो ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो अब ये जो इनफर्टिलिटी आ गई है या फिर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया है इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करवानी पड़ेगी? क्रॉस ब्रीडिंग या फिर आउट ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये आउट ब्रीडिंग होती क्या है। द आउट ब्रीडिंग इज़ अ ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन of the same breed but have no common ancestors for 4 to 6 generations, that is outcrossing, or between different breed, that is crossbreeding, or different species, that is interspecific hybridization। तो अब हम ये जो आउटब्रीडिंग करवा रहे हैं इसके अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है अनरिलेटेड एनिमल्स की, यानी ऐसे एनिमल्स जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। या तो वो सेम ब्रीड के हो सकते हैं पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो 4 से 6 जनरेशन तक आपस में उनका कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि अगर 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई रिलेशन हुआ और वो सेम ब्रीड के हुए तो वो इनब्रीडिंग हो जाएगी। इसीलिए चाहे अगर वो सेम ब्रीड के हैं तो उनके अंदर 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इस टाइप की जो आउट ब्रीडिंग है इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। या फिर अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स को ब्रीड करवाया जाए, इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। या फिर 2 अलग अलग स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की मीटिंग करवाई जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली आउट ब्रीडिंग 3 टाइप का हुआ। जो पहला है दैट इज़ आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या हुआ? 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा अगर वो सेम ब्रीड के हैं तो। दूसरा है 2 अलग अलग ब्रीड के इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। वहीं जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर हम 2 अलग अलग स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की मीटिंग करवाते हैं। अब हम इन्हीं तीनों को इन डिटेल्स में पढ़ते हैं।
जो सबसे पहला है दैट इज आउट क्रॉसिंग. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स within the same breed but having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generations. तो ये जो आउट क्रॉसिंग वाली है ये इस टाइप की प्रैक्टिस है जिसके अंदर सेम ब्रीड के एनिमल्स को मेट करवाया जाता है. पर अब दो एनिमल्स ले रहे हैं हम मेटिंग के लिए, तो जो दोनों एनिमल्स हैं उनका कोई भी 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन इंसेस्टर नहीं होना चाहिए. द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मीटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस. और इस टाइप के जो क्रॉसिंग से जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे यानी कि जो उनकी प्रोजनी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस. इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड for animals that are below average in productivity, in milk production, growth rate in the beef cattle, etc. तो ये जो आउट क्रॉसिंग वाली जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी टेक्निक है ऐसे एनिमल्स के लिए जिनके अंदर जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बिलो एवरेज है यानी कि एवरेज से भी कम है. एग्जाम्पल, मिल्क प्रोडक्शन में उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो या फिर जो बीफ वगैरह बनता है कैटल से उसकी भी कमी हो. अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. और सिर्फ एक आउट क्रॉस ही मोर देन सफिशेंट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ऐसे एनिमल्स को. तो मतलब हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को आउट क्रॉसिंग से ओवरकम भी कर सकते हैं. जो दूसरी क्रॉसिंग है दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग. तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है वो अब हम देखते हैं. इन दिस मेथड द सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड. तो इस मेथड के अंदर एक ब्रीड से तो मेल लिया जाएगा और दूसरी ब्रीड से फीमेल ली जाएगी. पर यहाँ पे भी हम हर एक ब्रीड के अंदर सुपीरियर मेल और फीमेल का सिलेक्शन करेंगे. तो हम ये सुपीरियर मेल और फीमेल अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं. सुपीरियर फीमेल का मतलब ये है कि उसके अंदर जो यील्ड है वो भी ज़्यादा होगी और जो मेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोजेनीज़ हैं या फिर जो प्रोजेनीज़ हेल्दी हैं कि नहीं हैं इस टाइप के बेसिस पे मेल और फीमेल को सुपीरियर माना जाता है. तो यहाँ हम सुपीरियर मेल लेंगे एक ब्रीड का और सुपीरियर फीमेल लेंगे दूसरी ब्रीड का. द क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड. तो ये जो क्रॉस ब्रीडिंग वाली टेक्निक है इसके अंदर से क्या होगा कि दो अलग अलग ब्रीड के जो क्वालिटीज़ हैं उनको कंबाइन किया जा रहा है. मतलब कि एक ब्रीड की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी, मान लीजिए कि उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, वहीं जो दूसरी ब्रीड थी उसकी कोई और मेन कैरेक्टरिस्टिक थी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन दोनों अलग अलग जो क्वालिटीज़ हैं ब्रीड की उनको कंबाइन करके जो उनकी तीसरी यानी कि जो उनकी प्रोजेनी आएगी उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डाला जा रहा है. द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स मे बी देमसेल्फ बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन. और इनसे जो प्रोजेनी आएगी ऐसी क्रॉसिंग से उस टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए. यानी मिल्क का जो मार्केटाइजेशन है या फिर और जो भी चीज़ें कमर्शियली यूज्ड हो रही हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है. अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड द सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड दैट मे बी सुपीरियर टू बी एग्जिस्टिंग ब्रीड. तो या तो हम उनको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं
या फिर हम इनके अंदर जो इनकी प्रोजनी आई हैं इनको कंटिन्यूएशन में इनब्रीड करवाएंगे। इनब्रीड करवाने से क्या होगा कि इनकी जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक्सप्रेस करेंगी, और इसके अलावा जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनकी, वो भी ऊपर आएंगी, वो भी कभी ना कभी एक्सप्रेस करेंगी। तो हम उनको एलिमिनेट करके एक नई स्टेबल ब्रीड को भी डेवलप करवा सकते हैं। और ये जो नई ब्रीड डेवलप होगी, ये जो बाकी वाली जो दोनों ब्रीड थी उनसे ज़्यादा सुपीरियर होगी। यानी कि हमने इन दो को मिला के एक तीसरी ऐसी ब्रीड बना ली जो कि इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। Many new animal breeds have been developed by this approach। और ये जो क्रॉस ब्रीडिंग वाली टेक्निक है, इससे अभी तक हम बहुत अलग अलग तरीके की एनिमल्स ब्रीड को अभी तक बना चुके हैं। इज़ारडेल is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing the Bikaneeri Eves and the Merino Rams। तो अब एग्जाम्पल बताया हुआ है इन्होंने कि एक नई ब्रीड बनाई गई है शिप की, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, हिज़ारडेल। ये जो नई ब्रीड है इसको डेवलप कहाँ से करा गया है, जो पंजाब की जो बीकानेरी ईव्स ब्रीड है एक तो उसको लिया गया, और दूसरी ब्रीड ली गई मराइनो रैम्स की, और इन दोनों को मिला के एक तीसरी नई ब्रीड बनाई गई शिप्स की, जिसका नाम रखा गया हिज़ारडेल। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग करवा के नई नई ब्रीड्स को डेवलप करवाया गया है। अब जो तीसरा तरीका है आउट ब्रीडिंग का, दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं इसमें। इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स of two different related species are mated। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, दो अलग अलग स्पीशीज़ को लिया जाता है, यानी कि जो मेल और फीमेल एनिमल्स हैं दो अलग अलग स्पीशीज़, पर वो दोनों स्पीशीज़ आपस में थोड़ी बहुत रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे दो स्पीशीज़ को मेट करवाया जाता है। इन सम केसेस द प्रोजेनी may combine desirable features of both the parents and may be of considerable economic value। तो बहुत केसेस के अंदर तो ये जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है ये फेल भी हो जाती है, और कुछ केसेस के अंदर जो हमने दोनों अलग अलग स्पीशीज़ जो लिए हैं उनके जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंबाइन भी हो जाते हैं, और इससे जो नई तीसरी जो उनकी प्रोजेनी आई है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी काफ़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल है म्यूल। तो म्यूल क्या है, एक टाइप का इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल। तो क्या आपको पता है कि म्यूल का प्रोडक्शन किन दो अलग अलग स्पीशीज़ के क्रॉस से हुआ है। तो ये जो म्यूल है वो बेसिकली फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। पर म्यूल के केस में प्रॉब्लम ये है कि ये जो म्यूल बनते हैं ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनसे कोई नई अगली प्रोजेनीज नहीं बनाई जा सकती हैं। The controlled breeding experiments are carried out using artificial insemination। तो इन ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट हैं उनको कंट्रोल्ड तरीके से कैरी आउट किया जाता है, एक टेक्निक है उसके थ्रू। उस टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। The semen is collected from the male that is chosen as a partner are injected into the tract of the selected female of the breeder। तो यानी कि सीमन का कलेक्शन किया जाता है और उसको
जो भी फीमेल ब्रीडर फीमेल है उसके अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है. इट मे बी यूज्ड इमीडिएटली और मे बी फ्रोजन एंड यूज्ड टू द लेटर डेट. तो ये जो सीमेन है इसको उसी टाइम पे भी यूज़ किया जा सकता है या फिर इसको फ्रोज़न करके बाद में भी यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन द फ्रोज़न फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज़ हाउस्ड. तो इसके अलावा इसको इसकी फ्रोज़न फॉर्म के अंदर भी वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है जहाँ पे वो फीमेल को रखा गया है. इन दिस वे द डिज़ायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड आउट. और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स को किया जाता है. द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम द सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग. तो इसी प्रोसीजर की मदद से ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मल मैटिंग में आती हैं उनको हम रिमूव भी करवा सकते हैं. ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ द क्रॉसिंग male and female animal is fairly low even through the artificial insemination is carried out. तो बहुत केसेस में क्या होता है कि जो इस टाइप की क्रॉसिंग है उनकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम होती है, बेशक हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसीजर भी क्यों ना कर रहे हों. टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड अदर मीन्स आर ऑल्सो यूज्ड. तो इसीलिए सक्सेस रेट के चांसेस को और बढ़ाने के लिए और अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक दैट इज़ MOET इज़ वन सच प्रोग्राम फॉर द हर्ड इम्प्रूवमेंट. तो ऐसे ही एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं MOET दैट इज़ Multiple Ovulation Embryo Transfer Technique. In this method, a cow is administered hormones with the FSH-like activity to induce the follicular maturation and superovulation. Instead of one egg, which they normally yield per cycle, they produces 6 to 8 eggs. तो ये जो MOET वाली टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काव है उसके अंदर हम FSH लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन को इंड्यूस करवाएंगे. ये FSH क्या करवाएगा, फॉलिकल मैच्योरेशन के अंदर ये मदद करेगा. FSH के बारे में हम ऑलरेडी 3rd चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं. तो इसने मैच्योरेशन करवाया, इसके अलावा ये सुपर ओव्यूलेशन भी करवाएगा. सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि नॉर्मली तो हर साइकिल के अंदर एक एग प्रोड्यूस होगा, पर इस सुपर ओव्यूलेशन के बाद में एक ही साइकिल के अंदर एक एग के अलावा 6 से 8 एग्स का प्रोडक्शन होगा. द एनिमल इज ईदर मेटेड टू अ एलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड. सुपर ओव्यूलेशन के बाद में वो जो भी एनिमल है या तो उसको मेट करवाया जाए या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाए. द फर्टिलाइज्ड एग एट द 8 to 12 egg cell stage are removed non-surgically and transferred to a surrogate mother. अब ये जो एग हैं ये फर्टिलाइज हो जाएंगे. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब ये 8 से 32 सेल के स्टेज पे पहुँचेंगे तो उनको उस मदर की बॉडी से नॉन सर्जिकल तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा और किसी सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा. द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर द अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन. और उसके बाद जो उनकी जो जेनेटिक मदर थी जिनसे 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस हुए थे उसके अंदर दोबारा से सुपर ओव्यूलेशन करवाया जा सकता है. दिस टेक्निक हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द कैटल, शिप, रैबिट, buffaloes, marshes, etc. High milk yielding breed of the females
and high quality meat yielding bulls has been bred successfully to increase the herd time in a short time. तो ऐसे ही करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मदद से कैटल्स का, शिप का, रैबिट्स वगैरह का जो फर्दर इनका डेमोन्स्ट्रेशन इन स्पीशीज़ पे किया जा चुका है. जो फीमेल का सिलेक्शन था वो मिल्क यील्ड के उस पे होगा और जो मेल है उसका सिलेक्शन मीट यील्ड के ऊपर होगा. और ऐसे करके हम थोड़े से ही टाइम के अंदर हर्ड साइज़ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी स्पीशीज़ का.